नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। भारतीय किसान सत्य, ईमानदार और तपस्या की जीती जागती मिसाल हैं, जो कठिन मेहनत करके सूखी बेजान पड़ी धरती से संघर्ष करके उससे सोना उगाता है। कृषि ही उसकी शक्ति है और यही उसकी भक्ति है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक और नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। आज हम बात करेंगे टमाटर की खेती के प्रबंधन के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं खरपतवार प्रबंधन के बारे में। अगर सामान्य रूप से अगर किसान के लिए तो अगर गुड़ाई निंदाई अगर करे तो वो खरपतवारों को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। पहली निंदाई अपनी 15 दिन, रोपाई के 15 दिन बाद, और दूसरी निंदाई जो है वो 25 से 30 दिन बाद अगर किसान करता है तो खरपतवार नियंत्रण कर सकता है। किसान भाइयों, टमाटर की फसल का उचित विकास हो, इसके लिए फसल में सिंचाई करना जरूरी होता है। तो आप कैसे करें इस कार्य को, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे सिंचाई प्रबंधन के बारे में। तो अभी जैसा कि जो वर्तमान में जो दृश्य है, अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, तो 7 से 8 दिन के अंतराल पर सिंचाई किसान को करनी चाहिए। और जैसे ही गर्मी शुरू होती है मार्च के बाद, तो 2 से 3 दिन के अंतराल पर सिंचाई की जाती है टमाटर में। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे खाद एवं उर्वरक की। तो वर्तमान की स्थिति देखते हुए किसान इसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो रहती है अनुशंसित की गई है वो 60 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर है। उसको 3 भागों में दिया जाता है। पहला भाग अपनी रोपाई से पहले खेत में दिया जाता है। उसके बाद जो बचे हुए 2 भाग रहते हैं, आधा भाग है उसको अपन 25 से 30 दिन बाद देते हैं रोपाई के, और जो दूसरा भाग है, अंतिम भाग है, वो 45 से 60 दिन बाद दिया जाता है। किसान भाइयों, माइक्रोन्यूट्रिएंट जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनकी कमी भी देखी गई है। फिलहाल बाजार में 12-32-16 के नाम से भी खाद उपलब्ध रहती है, उसको भी आप कर सकते हैं किसान भाइयों। सल्फर का उपयोग भी कर सकते हैं आप किसान भाइयों। किसान भाइयों, टमाटर की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए फसल को कीटों के प्रकोप से बचाना जरूरी होता है। तो आप टमाटर में लगने वाले कीटों का नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। तो सबसे प्रमुख कीट जो टमाटर में लगता है वो होता है फल छेदक। अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है किसान भाइयों, 15 से 20 दिन में जिनकी उत्पादन की स्थिति शुरू होने वाली है किसानों की, उसमें इस कीट का प्रकोप देखने को मिल सकता है। ये जो प्रमुख कीट है, इल्ली हरे कलर की दिखाई देती है और फल में गोल आकार का छेद करके ये फल के अंदर घुस जाती है और फसल को नुकसान पहुँचाती है। फल भेदक कीट के नियंत्रण हेतु सबसे पहले कीट ग्रसित फलों को तोड़कर नष्ट करें। खेत में 10 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर लगाएं। इसके अलावा रात्रि के समय खेतों में प्रकाश प्रपंच जलाएं। कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए इंडोक्साकार्ब दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने पर इस कीट का नियंत्रण हो सकता है। टमाटर में दूसरा प्रमुख कीट जो होता है वो सफ़ेद मक्खी होती है। ये सफ़ेद कलर की दिखाई पड़ती है, छोटी आकार में बहुत छोटी रहती है, और इसकी अगर लक्षण की बात करें अपन तो ये पत्तियों से, फलों से रस को चूसती है, और इससे होने वाला एक प्रमुख रोग भी टमाटर में दिखाई देता है जिसको पर्ण कुंचन के नाम से जाना जाता है। जिसका प्रमुख लक्षण जो होता है किसान भाइयों, जो टमाटर की जो पत्तियां हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, छोटे आकार में हो जाती है, और सीधे रूप से इसका उपज पर बुरा प्रभाव पड़ता है किसान भाइयों। और अगर किसान भाइयों इसके नियंत्रण की बात करें तो पहला अपना जैविक नियंत्रण पर जाएंगे, जिसमें आप नीम का तेल उपयोग कर सकते हैं। और किसान भाइयों, अगर आप रसायन नियंत्रण करना चाहते हैं, क्योंकि ये रस चूसती है, तो इसके लिए आपको उदर विष का उपयोग करना पड़ेगा, जिसमें आप साइपरमेथ्रिन का यूज़ कर सकते हैं। जो 2 ml प्रति लीटर की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं किसान भाइयों। अब हम बात करेंगे टमाटर में लगने वाले रोगों की। तो इसमें जो प्रमुख बीमारी जो लगती है वो है पछेती झुलसा है। इसके जो लक्षण हैं ये भी पौधे के सभी भागों में दिखाई देते हैं। लगभग एक टारगेट बोर्ड जैसा पत्तियों पे दिखाई देता है, गोल गोल धब्बे बन जाते हैं। इसके कंट्रोल के लिए किसान भाइयों रसायन कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं किसान भाइयों। मेरे द्वारा बताए गए बिंदुओं को यदि अगर वो ग्रहण करता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी।
अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। प्याज की खेती अपने प्रदेश में बड़े क्षेत्रफल में की जाती है और जो किसान प्याज की बढ़ती कीमतों को देखकर इसकी खेती करना चाहते हैं वे इसकी खेती कर सकते हैं। तो आप प्याज के लिए कौन कौन सी उन्नत किस्मों का चयन करें और किस प्रकार से करें प्याज की वैज्ञानिक तकनीक से खेती, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश यादव। किसान भाइयों, आज अपने चर्चा करेंगे प्याज की खेती के बारे में। जैसा कि आप जानते हो, प्याज साल में 2 सीजन की क्रॉप है, 2 सीजन में इनकी बुआई कर सकते हैं। रबी फसल है जो मुख्य फसल कहलाती है। इसके लिए किसान भाई अक्टूबर के महीने में पौध तैयार करते हैं, जो कि 15 अक्टूबर के आसपास किसान भाई इसको नर्सरी के रूप में तैयार करते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं प्याज की खेती के लिए मिट्टी व जलवायु के बारे में। तो प्याज की खेती के लिए बलुई दोमट व चिकनी दोमट मिट्टी होने के साथ अच्छा जल निकास भी होना चाहिए। मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.5 अच्छा रहता है। तापमान 12 से 22 डिग्री सेल्सियस होता है। उस दौरान पौधे की बढ़वार होती है, लेकिन 20 से 21 डिग्री सेल्सियस बल्ब बनने के लिए और 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान फसल पकने के लिए ठीक माना जाता है। किसान भाइयों, प्याज की खेती में एक महत्वपूर्ण पहलू है उन्नत किस्मों का चयन। प्याज की उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं: अर्का निकेतन, अर्का बिंदु, अर्का प्रगति, पूसा रेड, पूसा रत्नार, पूसा माधवी, पूसा व्हाइट, फ्लैट एग्रीपाउंड, डार्क रेड, N53, निफाद 53, हिसार 2, पंजाब सिलेक्शन, पंजाब रेड राउंड, कल्याणपुर रेड राउंड व उदयपुर 102 हाइब्रिड प्रजातियां, अर्का कीर्तिमान, अर्का लालिमा व अर्का पीतांबर इत्यादि का चयन करके किसान खेती कर सकते हैं। खेत की तैयारी। खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से एक बार करें। इसके बाद 2 से 3 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करके खेत को समतल व भुरभुरा बना लेना चाहिए। प्याज जिस खेत में लगाएंगे उसमें पहले सड़ी हुई गोबर की खाद डालते हैं और उसके रूप में उसके साथ साथ रासायनिक खाद भी डालते हैं। रासायनिक खाद में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस, 100 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से पहले इसमें बुरकाव करते हैं। साथ ही साथ अगर सूक्ष्म तत्वों की कमी है तो वो भी 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सूक्ष्म तत्व खेत की तैयारी के समय ही खेत में डालते हैं। बीज जब खेत में लगाने वाली पौध तैयार हो जाए तो वहाँ देखने की बात यह है 50 दिन से ज़्यादा पुरानी पौध नहीं होनी चाहिए। रोपाई विधि और दूरी। प्याज की रोपाई हमेशा लाइनों में करनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर एवं कतार से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। प्याज को लगाने के बाद में उसमें पानी देते हैं। पानी की बचत के ध्यान में रखते हुए ये ध्यान रखना चाहिए बूंद बूंद सिंचाई काम में लेंगे, क्योंकि बूंद बूंद सिंचाई लेंगे तो निश्चित रूप से प्याज का उत्पादन बढ़ता है। अनुसंधानों से पता चलता है 30 से 35% उत्पादन अधिक बैठता है और जो लेबर कंपोनेंट है वो भी कम लगता है। पानी हर 10 से 15 दिन पे सर्दी के मौसम में उसको देता रहना चाहिए। अगर बूंद बूंद सिंचाई है तो आप हर तीसरे चौथे दिन उसमें थोड़ा सिंचाई करेंगे तो निश्चित रूप से उसकी वनस्पति वृद्धि है वो अच्छी बनेगी। प्राय ये देखते हैं कि कहीं खरपतवार तो नहीं है। खरपतवार हेतु ऑक्सीफ्लोरोफेन रसायन जो मिल रहा है बाज़ार में उसका आप छिड़काव करेंगे तो प्याज में जो प्याज के अलावा जो भी खरपतवार है वो नष्ट हो जाएंगे। या अगर उसमें किसान मानव रूप से उसमें होइंग बीडिंग करता है, मैन्युअली होइंग बीडिंग करता है, तो प्याज की जो जड़ों का स्थापित विकास है वो ज़्यादा होगा और उसमें प्रॉपर रूप से वायु संचार हो जाता है। वायु संचार से ज़मीन में उपलब्ध जैविक कार्बन है वो ज़्यादा बढ़ेगा। फरवरी के लास्ट अंतिम सप्ताह या मार्च की शुरुआत में प्राय ये देखा गया है कि थ्रिप्स का नुकसान देखा गया किसानों के या कोई रस चूसक कीड़ा है तो उसकी नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोरोपिड 1 टंकी में 15 लीटर की टंकी में 8 ml डाल के उसका छिड़काव करेंगे तो वो रस चूसक कीड़ा है या थ्रिप्स है उसका नियंत्रण हो जाएगा।
गेहूं का खाद्यान्न फसलों में प्रमुख स्थान है, जिसकी खेती प्रदेश के बड़े क्षेत्रफल में की जाती है। और हमारे जिन किसान भाइयों ने हरी मटर की खेती के बाद गेहूं की बुआई की है, उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर है। तो आप गेहूं की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल में किए जाने वाले प्रबंधनों को कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जबलपुर के डॉक्टर नितिन सिंघई। रबी के सीजन में गेहूं की खेती बहुत व्यापक पैमाने पर हमारे मध्य प्रदेश के किसान करते हैं। गेहूं की खेती सिंचित, अर्धसिंचित, असिंचित तीनों दशाओं में की जाती है। इसकी बोनी अक्टूबर महीने से लेकर के दिसंबर के महीने में, बल्कि जनवरी के पहले और दूसरे हफ्ते तक होती है। गेहूं की फसल की अच्छी वृद्धि और विकास में सिंचाई का महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन हमारे कुछ किसान भाई जानकारी के अभाव में या लापरवाही के कारण फसल की क्रांतिक अवस्थाओं पर समय से सिंचाई नहीं करते हैं, जिसके कारण उन्हें फसल से कम उपज की प्राप्ति होती है। यदि किसान भाई मृदा की किस्म एवं पानी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए फसल की क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करें तो इससे अधिक उपज ले सकते हैं, जो इस प्रकार से है। गेहूं की फसल में जो सिंचाई करने का क्रम है वो है क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर। यदि हम क्रांतिक अवस्थाओं पर गेहूं की सिंचाई करते हैं और ये क्रांतिक अवस्थाएं गेहूं में क्राउन रूट इनिशिएशन कहते हैं, मुकुट जड़ की अवस्था, यह सबसे ज़्यादा संवेदनशील और क्रांतिक अवस्था है। गेहूं की बुवाई के बाद 20वें दिन पे यदि हम पहली सिंचाई करेंगे तो हमको उसका पूरा लाभ प्राप्त होगा। दूसरी अवस्था 40वें दिन पर आती है, जब हमारे गेहूं की फसल में कल्लों का फुटाव होता है। इस अवस्था में सिंचाई करने से गेहूं के पौधों में कल्लों की संख्या ज़्यादा होती है और हमको अंत में अच्छी उपज प्राप्त होती है। तीसरी अवस्था है फूल की अवस्था। चौथी अवस्था है दूध के गाढ़ा होने पर दानों के विकास की अवस्था। तो हम क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर गेहूं की फसल में सिंचाई करें। किसान भाइयों, गेहूं की फसल का उचित विकास हो, इसके लिए आप फसल को खरपतवारों से मुक्त कैसे रखें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है कि गेहूं की फसल में नींदा नियंत्रण बहुत आवश्यक है। गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, अकरी, बथुआ, हिरनखुरी, सकरी पत्ती वाले खरपतवारों में गुल्ली डंडा, जंगली जई इत्यादि देखे जाते हैं। इन खरपतवारों के द्वारा हमारे गेहूं की फसल में 13% से लेकर के लगभग 45 से 50% तक उपज की हानि होती है। तो हमारे किसान भाई गेहूं में खरपतवार नियंत्रण के लिए तो 25 से 30 दिन की अवस्था में हम सल्फोसल्फ्यूरॉन और मेटसल्फ्यूरॉन मिथाइल का जो मिश्रण हमारे बाजार में उपलब्ध होता है उसका छिड़काव करें। और यदि हमारी खरपतवार नाशक डालने में किसी कारण से विलम्ब हो गया है तो हम 35 से 40 दिन की अवस्था तक क्लोडिनाफॉप प्रोपार्जिल और उसी में मेटसल्फ्यूरॉन मिथाइल मिला हुआ हो, इसका मिश्रण का उपयोग करके बहु प्रकार के खरपतवारों का प्रभावी नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरी बात, खरपतवार नाशकों का उपयोग करते समय जो हमारा स्प्रेयर है उसमें फ्लैट फैन नोजल अथवा फ्लड जेट नोजल लगाना होना चाहिए। तीसरी बात कि इनका उपयोग करते समय खेत में हल्की नमी होना चाहिए, एकदम सूखा खेत नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हम खरपतवार नाशकों का प्रयोग करके अपनी गेहूं की फसल को खरपतवारों से मुक्त करें। उसके बाद गेहूं की फसल की बढ़वार बढ़ाने के लिए हम आवश्यकता अनुसार यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करते हैं। तो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते समय हम ये ध्यान रखें कि खरपतवार नाशकों के छिड़काव के कम से कम 8 से 10 दिन के बाद इसका टॉप ड्रेसिंग करें कि यूरिया की मात्रा, यदि गेहूं के पौधों में हरापन किस स्तर का है उसको दृष्टिगत रखते हुए 25 किलोग्राम से लेकर के 40 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के मान से उपयोग करेंगे तो हमको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। कि जो टॉप ड्रेसिंग है वो हम 15 दिन 20 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार कर सकते हैं। और यदि हमारे किसान भाई यूरिया की टॉप ड्रेसिंग के अलावा दूसरा जो तरीका है वो है जल में घुलनशील NPK 19-19-19 अथवा 18-18-18 अथवा 20-20-20 नामक जो उर्वरक उपलब्ध हैं उनकी 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के मान से फसल में छिड़काव करें तो हमारे फसल के पौधों का अच्छा विकास होता है, उनकी बढ़वार बढ़ती है और हमको भरपूर पैदावार प्राप्त होती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मोहिसा, जिला दुर्ग के शाहिद पठान ने। आपने सर्दी के मौसम में मछलियों की देखरेख और प्रबंधन पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। जैसा कि अभी ठंड अपनी चरम सीमा पर है और इस समय हमारे पशु पालक जिस तरह से पशुओं का देखभाल अलग तरह से करते हैं, उनका केयर ज़्यादा लिया जाता है, उसी तरह मत्स्य पालन में भी सभी मत्स्य पालकों को मछली की देखभाल जो है ठंड में अलग तरीके से करनी होगी। जैसा वो रोज़मर्रा में करते हैं वैसा ना कर कर कुछ अलग तरीके से करनी होगी, क्योंकि मछली का जो शरीर का तापक्रम होता है वो बाहर के तापक्रम के अनुसार ही अपने आप आ जाता है, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि किसान मछलियों के बीजों को बाहर दूर गांव से लाते हैं और फिर अपने तालाबों में डालते हैं, जिससे कई रोगों की चपेट में आने के कारण मछलियां मरने लगती हैं। ऐसे में किसान इस समस्या से बचने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं। इस कारण से हमें मछली के जो पानी है उनके टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। एक नॉर्मल जो उसका ऑप्टिमम रेंज होता है उस रेंज में उनको लाना होता है। इसके लिए हम लोग कोशिश करना चाहिए कि हर दिन कुछ ना कुछ पानी बाहर से उसमें डाला जाए, ट्यूबवेल के थ्रू, बोरिंग के थ्रू, ताकि पानी का जो तालाब का जो पानी है उसका तापक्रम एक नॉर्मल रेंज में आ जाए। मछलियों को तालाब में डालने के बाद अक्सर किसान भाई इनके आहार को लेकर लापरवाही कर जाते हैं, जिससे मछलियों की पैदावार ठीक ढंग से नहीं हो पाती। अतः इनकी उचित पैदावार हेतु कितनी मात्रा में कौन कौन से पोषक आहार देने हैं तथा आहार देने की उचित विधि क्या है, आइए जानते हैं। इसके साथ ही साथ खाने में भी मछलियों को एक सावधानी बरतनी होती है। इस समय मछलियाँ खाना कम खाती हैं, तो उसके अनुसार से ही खाना कम देना है। ये देख लेना है कि कितना वो खाना खा पाती हैं, उसके अनुसार से ही खाना देना है। अगर आप पहले 3% बॉडी वेट के अनुसार खाना देते हैं तो अभी उसको कम कर 2% कर लें, और 2% पर ही ना छोड़ें। वो देखें कि मछलियाँ 2% देने पर कितना वो इंटेक करती हैं आधे घंटे में। आधे घंटे में जितना इंटेक कर लेती हैं उसके अनुसार से ही खाना दें। अगर वो खाना छोड़ रही हैं उस आधे घंटे के दौरान तो उस खाना को अगले दिन कम कर दें, जिससे कि आपका जो लागत है, जो खाना एक्स्ट्रा जो खर्च हो रही है तालाब में जाने के कारण, वो भी बच जाएगी और साथ ही साथ आपका जो नॉर्मल ग्रोथ है वो मेंटेन रहेगा। इसके साथ ही साथ उर्वरक का भी उपयोग एक सीमित मात्रा में करें। बहुत ज़्यादा उर्वरक का उपयोग ना करें, क्योंकि अभी धूप अपनी चरम सीमा पर नहीं रहती है। कभी धूप आती है, कभी नहीं भी आ रही है, जिसके कारण कि आपका जो फर्टिलाइज़र जो तालाब में जाता है वो सही तरीके से डिकम्पोज नहीं हो पाता है। इसलिए उस तालाब में फर्टिलाइज़र जो आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र खासकर इसका यूज़ करते हैं उसको एक सीमित मात्रा में ही दें, ज़्यादा उपयोग ना करें, और तब आपकी मछलियाँ अच्छे से रह पाएंगी। अभी के सीज़न में सबसे ज़्यादा जो लाल घाव का जो बीमारी है मछलियों में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। उसका मुख्य कारण अलग अलग तरह बैक्टीरिया भी है, फंगस भी है, वायरस, अलग अलग चीज़ें हैं जिसके कारण होती हैं। ये अच्छा होगा सीफेक्स का छिड़काव 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से तालाब में जरूर से जरूर कर दें, तो आपका मछलियाँ अच्छे से रहेगी। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें अन्नदाता निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।